हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं संगम एज की। और अब हमारे पास टॉपिक है जो पढ़ने के लिए, वो है माइनर चीफ्टन्स आई, वेलेर एंड किजार। अपार्ट फ्रॉम द थ्री ग्रेट किंग्स, हमने जो पढ़े मूवेंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर, थ्री ग्रेट किंग्स के लिए जो टर्म यूज थी वो थी मूवेंदर। हम प्रीवियस लेक्चर में एक चीज देख रहे थे कि जब भी ये मूवेंदर कोई इनमें से एक, फॉर एग्जांपल अगर चेरा चोला और पांड्यास के ऊपर आक्रमण करने का सोच रहे हैं, या चोला चेरा और पांड्या के ऊपर आक्रमण करने का सोच रहे हैं, या पांड्यास जो है वो चेरा और चोलास के ऊपर आक्रमण करने का सोच रहे हैं, अपने साथ अपनी आर्मी को लेकर जाने के अलावा वो कुछ एक वेलेर चीफ्टन्स को लेकर जाते थे। ये कौन होते हैं? ये उस जमाने के जमींदार हैं, बस आप ऐसा समझ लो, उस जमाने के जमींदार। तो अपार्ट फ्रॉम थ्री ग्रेट किंग्स, हर एक किंगडम में कुछ बहादुर इंडिपेंडेंट माइनर चीफ्टन्स रहते थे। इंडिपेंडेंट इसलिए कि राजा इनके ऊपर प्रेशर नहीं करते थे कि जैसे जमीन आपको चलानी है, जो उधर से फसल आपको उगानी है, आप वो सब कुछ कर लो। सिर्फ जब भी हमें मुश्किल की जो हमारी घड़ियां होंगी, लाइक वॉर वगैरह हमारा किसी से हो गया, तो हमें अपनी आर्मी सप्लाई कर देना या फोर्सेस सप्लाई कर देना। अब जो ये नेम है ना, आय या आई कह लो, ये एक एंशिएंट तमिल वर्ड अयर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है शेपर्ड। अमंग अय चीफ्स ऑफ संगम एज, आपको जो तीन इंपॉर्टेंट नाम मिलते हैं वो कौन होते हैं? अंथिरन, तितिरन और ननन। ये तीन प्रकार के मुख्य टाइटल थे जो कि उस जमाने के जमींदार के लिए यूज होते थे। वो चीफ्टियंस, वो जमींदार जिनके पास अच्छी खासी संख्या में जमीन होती थी और वो इंडिपेंडेंट रूप से उस पर क्या प्रोडक्शन करनी है, क्या हार्वेस्टिंग करनी है, सब कुछ खुद डिसाइड करते थे। राजा को टैक्स देना भी होता था कि नहीं देना होता था, ये उनके ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट करता था मोस्ट ऑफ द किंगडम की टेरिटरीज में। और ये जो चोला चेरा या पांड्या, जिस भी किंगडम के अंदर इनका जो रूल था वो सिचुएटेड था, वहां पर ये किंग्स को वॉर की सिचुएशन के टाइम पर अपनी फोर्सेस सप्लाई करते थे। नाम था उस टाइम पर जो यूज होता था अंथिरन, तितिरन और ननन। ये अय चीफ्स की बात हो रही है। हमें तीन पढ़ने, अय, वेलेर और किजार। जो वेलेर्स थे सेकंड, या जिनको हम लोग बेलालर्स भी कह सकते हैं, ये रूलिंग लैंड ओइंग क्लास थी। ये रूलिंग लैंड ओइंग क्लास थी जिनके पास जमीन थी। एंशिएंट तमिजाकम में, एंशिएंट संगम एज के टाइम पर फेमस वेलेर कौन कौन से थे? फेमस वेलेर जो थे वो 7 पैटर्न्स थे, मतलब 7 का इनका संगम था। जैसे आपने देखा आई का 3 का संगम था, अंथिरन, तिथिरन और ननन, ये 7 थे। और इनके लिए टर्म यूज करा जाता था कदाइजू, वल्लगल। अब ये कौन कौन से थे? परी, करी, ओरी, पेगन, आई, अधियामन और नल्ली। एंड दे वर पॉपुलर फॉर देयर जेनरस पैटरेज ऑफ तमिल पोएट्स। ये इसलिए पॉपुलर थे क्योंकि जो ये तमिल पोएट्स थे जो कि संगम का पार्ट थे, संगम लिटरेचर की कॉम्पोजिशन के पीछे जिनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उनको काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे कि तुम करो पोएम्स की कॉम्पोजिशन वगैरह, या फिर भगवान के प्रेज में कुछ भी लिखो, वी विल सपोर्ट यू। अगर तुम्हें किसी भी तरीके से सोशल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो चाहिए, हम देंगे तुम्हें। और जो विलेज चीफ होता था वो होता था किजार। ये है तीसरा, वेलेट्स दूसरे और आई पहले। ये हो गया तीनों कवर। क्या ये सबको समझ में आया? वेलेट्स होते थे ये अच्छा, दूसरे वाले जो वेलेट्स होते थे, ये 7 लोगों का ऐसा संगम था। ये 7 ऐसे लैंडोइंग लोग थे जो ना तमिल पोएट्स को सपोर्ट करते थे। आई नहीं करते थे सपोर्ट, आई मुसीबत के टाइम पर फोर्सेस सप्लाई कर दिया करते थे। जो वेलेट्स थे ना, ये अपनी जमीन तो चलाते थे आई की तरह, आई की तरह जमीन चलाते थे अपनी। इनके पास भी बहुत ज़्यादा जमीन थी, इनका भी बहुत नाम था, इनके पास भी बहुत पैसा था,
लेकिन ये ना एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि ट्रेडिशन और कल्चर के अपने दीवाने थे, इसलिए तमिल पोएट्स को ना सपोर्ट करते थे कि हमारे पास अगर, जैसे कहते नहीं है कि अगर आपको अपनी कमाई कभी भी बढ़ानी है ना तो दान करा करो, चाहे भले जितना आप मर्जी हो सके आपकी इनकम के हिसाब से। अगर आप 100 रुपए कमाते हो, कोई बात नहीं, एक 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट खरीद कर तो दे सकते हो किसी को। तो यहां पर इनका ये दान ये रहता था कि हम आर्ट कल्चर परंपरा ट्रेडिशन के दीवाने हैं, हम तमिल पोएट्स को पैट्रोनेज देंगे, सपोर्ट देंगे। यानी कि अगर उनको संगम लिटरेचर कोई कंपोज करना है जिसके लिए उनको टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, एक जगह चाहिए, एक कोई मोनेस्ट्री चाहिए, कोई गुफा चाहिए रुकने के लिए जहां पर वो कर सकें, सभा कर सकें, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकें, अब इसके लिए पैसा खर्च होगा और जगह चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कौन देगा ये सब। तो ये लोग कहते थे हम राजा तो नहीं है लेकिन हमारे पास पैसा है तो हम इस चीज के लिए तुम्हें दान दे देंगे, और ये 7 लोग, ये 7 टाइटल मिलाकर इनको दान देते थे। अब समझ में आया। और इस पूरे गांव में जो रूलर था, जो चीफ था, वो था किजार। ये कहता था मैं देखूंगा ये काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर ये चीज ना थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन इसका क्लियर नहीं है, और क्लियर हो जाएगा क्योंकि देखो समझो इस बात को, ये 6ठी क्लास की बुक है, ये 6th क्लास की, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभार 6ठी क्लास के बच्चों के कैसे प्राण निकाले जाते हैं वहां पर। उनको तो मतलब ये बुक देख के अंकिता नहीं लग रहा उनको कि माँ बाप घर रोज सुबह स्कूल ये भेज के बोलते होंगे आज एक एक पेज को बेटा ऐसे पढ़ना कि आज से 12-18 साल बाद जब तू यूपीएससी का एग्जाम देगा तब वो हो जाना चाहिए एक ही बार में। हाँ यही पूछते रहते होंगे, इससे बताओ ये दो फिश क्या है उनका सिंबल, क्या है उनका सिंबल। टाइगर जब भी घूमने जाते होंगे, टाइगर देखते होंगे तो बता, उनसे पूछते होंगे बेटा बताओ टाइगर आपने कहाँ पढ़ा था, किसका किसका सिंबल हुआ करता था। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये विलेज चीफ है। ये देखो ये तीनों ना, ये जो तीनों हैं हमने क्या पढ़ा, आप इनको रिलेट मत करो, ये इंडिपेंडेंट हैं। आई अपने रीजन में रूल कर रहे हैं, ये अपने रीजन में रूल कर रहे हैं, ये अपने रीजन में रूल कर रहे हैं, लेकिन इनकी ना आपको वो बता रखी है करते क्या थे, करते क्या थे। ये रूलिंग लैंडोइंग क्लास से वेलियर्स, रूलिंग लैंडोइंग क्लास होने के अलावा ये तमिल पोइट्स को सपोर्ट करते थे। जो आई थे ये संगम एज के चीफ थे, ये 3 थे, ठीक है। और जो किजार था, कोई भी जो गांव होता था ना उसका जो चीफ होता था, सरपंच टाइप ऑफ, उसका टाइटल यूज होता था किजार। तो आपको ये समझा रहे हैं कि उस टाइम पर जो माइनर चिफ्टियंस हुआ करते थे वो अलग अलग रीजन में, चोला चेरा पांड्या में, पांड्या के किंगडम में भी विद इन, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही जगह पर कहीं पर रीजन ए है, बी है और सी है, तो वहां पर हो सकता है तीनों एक साथ मिल जाए, हो सकता है कोई 2 मिले, हो सकता है एक भी ना मिले, और हो सकता है कोई एक ही मिले। ये समझा रहा है राइटर आपको यहां पर। मैं वही तो बोल रहा हूं कि उनकी मेहनत देखो 6ठी क्लास के बच्चे की कितनी रहती है। आज हम इतने बड़े हो गए हैं, हम सब सारे लोग 25+ के आसपास हैं, लेकिन ये चीज़ समझने में देख रहे हो एक एक पैराग्राफ में कितना कितना टाइम लग रहा है। उनको तो 6ठी क्लास से ट्रेनिंग दी जा रही है। और ऐसा भी नहीं कि हमारा कंटेंट नहीं पढ़वाया जा रहा, हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी पूरी प्रिपरेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। 1 साल तक हम यही तो कर रहे हैं, तमिलनाडु की बुक्स वगैरह 6 से लेकर 12 तक की, तो सारी चीज़ों से वो फेमिलियर हो जाते हैं। फिर वो वेलर के अंदर आई कैसे आ गया, ये कौन बोल रहा है वेलर के अंदर आई आ गया। अच्छा ये, अरे 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 अरे, ये टाइटल है, इसको मैं वही तो कह रहा हूँ, इससे इसको लिंक मत करो। दो नाम कभी कभार सेम नहीं होते क्या, बताओ। दो अलग अलग हैं। हाँ हाँ, मेडिवल इंडिया के सबने मेरे लेक्चर देखे हैं, वो याद है। या फिर मेडिवल इंडिया छोड़ो, वैदिक एज के टाइम पे वो याद है, लेटर वैदिक एज के टाइम पे बाली टैक्स याद है। अब सिमिलर बाली तरीके, बाली वाला टैक्स जो सिमिलर नेचर का है वो हमें और किंगडम्स और मेडिवल इंडिया में देखने को नहीं मिलता, बाकी किंगडम्स में 161616 नाम उनके चेंज हो जाते हैं, ये चीज है। अच्छा नहीं नहीं, मैं बाकियों को बता रहा हूँ। और ये जो आई है ना, ये एक्चुअली एक मैं और बात बता दूँ आपको, ये यही वाला आई है, ये ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 7 जो है ना 7, ये 7 इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको 100 बात की एक बार, कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम सब ने डिसाइड करा है कि हम ना फॉर एग्जाम्पल किसी बुद्धिस्ट मंक को हम एक मोनेस्ट्री देंगे, तो मैंने आप सबको फोन लगाया कि मयूर जरा मुझे यार 2 करोड़ रुपए भिजवाओ, अंकिता जरा 5 करोड़ भिजवाओ, ये भिजवाओ, और हम सब मिलाकर कम से कम 70-80 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीद कर एक और बहुत अच्छा सा उसकी मोनेस्ट्री वगैरह बनवाकर एक स्ट्रक्चर बनवाकर हम बुद्धिस्ट मंक्स को और बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स को देंगे।
हम सारे सातों यही काम करते हैं, लेकिन हम सारे सातों का रहना जरूरी है। लेकिन जब अपने अपने गांव की और अपने अपनी जमीन की बात आती है, तो परी नल्ली में इंटरफेयर नहीं करेंगे, नल्ली करी में नहीं करेंगे, करी ओरी में नहीं करेंगे, और वो नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ संगम है, ये संगम है इनका। और तमिल पोएट्स को, जैसे मैंने बोला ना हम बुद्धिस्ट मंक को सपोर्ट करेंगे, तमिल पोएट्स को सपोर्ट करने के लिए सारे एक साथ हाथ बढ़ाते थे। आपके ब्लॉक में कोई फंक्शन होता है, कोई रामायण है, कोई कुछ है, तो चंदा मांगने वाले नहीं आते हैं हर एक घर से 100-100 रुपए और वो रुपए। तो क्या पे प्रेशर दिया जाता है कि उसने 500 रुपए दिए, तू भी 500 रुपए ही देगा? ये चीज है। अब अगर फंक्शन आपके ब्लॉक में है, तो आपके एक सेकंड, फंक्शन अगर आपके ब्लॉक में, तो आपके गली से ही तो मांगेंगे वो दिल्ली जाकर किसी से थोड़ी ना बोलेंगे, अगर आप जहां कहीं रहते हो तो। ये चीज होती है। हाँ, क्या पूछ रहे थे शैली, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, टाइटल्स हैं। ये इंडिविजुअल, ये टाइटल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी के पास अगर इतनी खेती है तो वो परी है, किसी के पास अगर इतना है तो वो करी है, कोई इस रीजन में लोकेटेड है तो वो ओरी है। कि नाम है उस टाइम के। मैं वही कह रहा हूं, हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी। और ये किस बेसिस पे कह सकते हैं हम? लास्ट 40 ईयर्स में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है कहीं पर भी, एक्सेप्ट तमिलनाडु पीसीएस, वो देखता नहीं मैं। ठीक है। अबे यार एक बार बताओ, हर चीज़ की ऐसे तो खुदाई करनी हो, फिर तो एक एक शब्द के ऊपर जाकर फिर विकिपीडिया को खोदें कि परी के ऊपर एक दिन लगाते हैं, एक दिन करी के ऊपर, एक दिन ओरी के ऊपर, एक दिन, और अल्टीमेटली ये नल्ली के साथ साथ नल्ले बन जाएंगे। फिर बात करते हैं संगम पॉलिटी की। किंगशिप कैसी थी? किंगशिप हेरिडिटरी थी। एक बात सबको क्लियर है इस चैप्टर में, ये कहाँ गया, ये 3rd सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी का ये टाइम स्पेन है फॉर एग्जाम्पल, और 3rd सेंचुरी एडी तक। इन 1000 सालों में जो आप 3rd सेंचुरी एडी तक या सीई तक जो भी आप टाइम स्पेन देखते हो इतिहास, जब तक आप पढ़ चुके हो, चाहे आप नॉर्थ इंडिया की बात करो, चाहे कहीं पर भी बात करो, आपको जनरली सब कुछ हेरिडिटरी देखने को नहीं मिलती ज्यादातर चीजें, 99% केसेस में। बताओ, अब आपको लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट और किंगशिप वगैरह ये हेरिडिटरी ना रखकर कुछ और रखेंगे उस टाइम पर? ये पॉसिबल है उस जमाने के हिसाब से? नहीं ना। तो यहां पर मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एग्जाम में कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना अपना, कि इतने ही अमीर थे, इतने कुछ भी थे, मतलब वो करके एक बात हेरिडिटरी ना रखेंगे तो किसी भी इंडिपेंडेंट लोगों को बांट देंगे कुछ भी अपना क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता था। और किंग को उस टाइम पर बोला जाता था को एक यूज कर जाते थे टर्म फॉर द शॉर्ट कोन। किंग को और भी टाइटल से एड्रेस करा जाता था, 90% केसेस में कौन होता था, कौन कौन वर्ड यूज करा जाता था। तो बाकी वेंदन, कौन, मनन, कोत्रवन, इरई, इरईवन, ये दूसरे टाइटल थे जो किंग से जिसको एड्रेस करा जाता था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि संगम लिटरेचर के या संगम एज के टाइम पर या संगम पॉलिटी के टाइम पर इनमें से कौन सा टाइटल किंग के लिए यूज करा जाता था। या फिर यूपीएससी ऐसा भी बना सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग टाइटल्स, और वो एक कोलन लगाकर वेंदन, कोन, मनन, कुत्रवन, इरईवन, ये संगम एज के टाइम पर किसके लिए यूज करा जाता था? चीफटेंस के लिए, किंग के लिए, स्लेव्स के लिए, या फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए? इतना सिंपल सा क्वेश्चन आके मैं आपसे क्या बोलता हूँ, बर्ड्स आई व्यू मैंने लेने को क्यों बोला था? सिर्फ पहचानना आना चाहिए। अब आप कहोगे सर इस चैप्टर में बहुत बॉम्बार्डमेंटेड टर्म्स की हम कैसे कहते सबको पहचाने? मैंने ये चीज इजी नहीं कर दी कि टाइटल अगर आप इसको, इस बॉक्स का अगर रट्टा मार लो, मैं सिंपली टर्म अगर मैं बोलता हूँ, इस बॉक्स का अगर आप रट्टा मार लो, तो ऊपर ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी, इनका लॉजिक समझ में नहीं आ जाएगा। बताओ। ऐसे ही ये तो चलो हमने वैसे ही कर लिया, लेकिन ये हमारे किसी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं थी। ये ऊपर हमने जो देखा, आपको सिर्फ ये टर्म्स पता होना चाहिए। और वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि किंगडम बहुत कुछ महान थे, कुछ ऐसा कि इनके पता ही होना चाहिए। हमारा मेन जो संगम एज का वो है, एक पैरामीटर जो है कि संगम पॉलिटी वगैरह, या फिर अगर आपको क्वेश्चन मेंस में लिखने को आ जाए कि संगम एज के प्रोमिनेंट फीचर्स बताओ, तो आप एक एक हेडिंग बनाना है। हेडिंग नंबर 1 संगम पॉलिटी, उसके अंदर आप बात करना है एक एक पॉइंट के ऊपर। कोर्ट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क एंड जस्टिस, आर्मी, इंपॉर्टेंट टाउन्स, स्टेटस ऑफ वेमेन, रिलीजियस बिलीफ, ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, फेस्टिवल, आर्ट्स, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, इतना कुछ गिवन तो है।
और ये कुछ बिल्कुल सेम हेडिंग्स नहीं लग रही? बिल्कुल बताओ जरा मुझे इसमें, हड़प्पा की तरह सेम हेडिंग, बिल्कुल सेम हेडिंग कि एक एक करके जब हड़प्पा के क्या पहनते थे, क्या करते थे, ट्रेड कैसा होता था, क्या नहीं होता था। अब ये सेम हेडिंग आपको क्यों दिख रही है? टाइमलाइन देखो ना इसकी। क्या हम ये नहीं कह सकते कि जिस टाइम पर हड़प्पा डिक्लाइन हो रहा था नॉर्थ इंडिया से, उस टाइम पर ये शुरू हो रहा था दक्षिण भारत में? और हमारे देश में क्या रीजन बहुत ज्यादा एकदम से बदल जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक जगह पर, किसी एक गांव में बिजली भी नहीं आती, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बाकी पूरे देश में उड़ने वाली गाड़ी, ये उड़ने वाली गाड़ियां चल रही होंगी। जनरली एक पूरे देश का स्ट्रक्चर काइंड ऑफ मिलता जुलता ही रहता है ना। 19-20 का फर्क है, चलो मान लिया 18-20 का फर्क हो गया, तो ये झलक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होगे इस बात को। आगे बढ़े, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट तो नहीं? जो सबसे बड़ा बेटा था, जो जो राजा जो अभी रूल कर रहा होता था, उसका जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही गद्दी पर आके बैठता था पिताजी के जाने के बाद। जो कोरोनेशन सेरेमनी होती थी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना राज्याभिषेक, तो उसका नाम दिया जाता था अरासु कत्तिलेरुधल, अरासु कत्तिलेरुधल, या फिर मुदी सोत्तुविला। जो क्राउन प्रिंस था उसको बोलते थे हम लोग कोमाहन, और जो छोटे उसके भाई होते थे वो थे इलंगो। अब जैसे याद है उस इलंगो ने शिलापति क्रम लिखा, अभी हमने पढ़ा, याद है? छोटा भाई था वो उसका। इलन चेजियन या फिर इलन जेरल। यानी कि आप ऐसा मान लो कि ये जो इलन वर्ड है दैट इज यूज फॉर यंगर। जो राजा था वो अपना डेली दरबार लगाता था, ना लवाई कहते थे इसको। एक बात मैं आप सबको बता दूं, ये जितने तमिल टर्म्स आपको ये दिख रहे हैं कि इसकी कोरोनेशन सेरेमनी, ये वो, आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना, अगर ना भी रखो तो। ये ऐसा है कि अगर आप मेंस कुछ आंसर लिख रहे हो तो आपने इसको स्प्रिंकल कर दिया तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा आपका आंसर अच्छा लगेगा आपका आंसर। लेकिन इसमें एक बात बता देता हूं मैं, अगर आपसे संगम एज के कुछ फीचर्स पूछ रखे हैं मेंस में, तो आपके पास इतनी सारी हेडिंग बनाने को तो जरूरी थोड़ी है जबरदस्ती उसके अंदर आप वो ठूस के आओ तमिल वर्ड्स। आप नॉर्मल भी तो लिख सकते हो कि किंगशिप हेरिडिटरी थी और सबसे बड़े बेटे का ही राज्याभिषेक होता था और उसके छोटे भाई बहन वगैरह उसमें आते थे, शामिल होते थे। ये चीज़ें याद नहीं आ रही तो क्यों दिमाग पे प्रेशर डालना? नहीं, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप ये सोचो कि सर अगर प्रीलिम्स में आ गया तो नहीं आ सकता, ये आप कैसे बोल सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम नहीं देखते हो कि मैं तो देखता हूं। और अगर आ भी गया तो मैं तो खुश हूं वैसे भी कि इस रूम में तो छोड़ो, यहाँ जितने भी सेंटर्स हैं पूरे स्टेट में, उनमें से किसी के बाप को नहीं पता है वाला क्वेश्चन, तो ये तो छोड़ने लायक क्वेश्चन है। मुझे तो 50 ही क्वेश्चन, तो 50 से 55 क्वेश्चन ही तो कर आने बिल्कुल एग्जैक्ट शॉर्ट शॉर्ट। मैं क्यों करूँ सारे क्वेश्चन ठीक? मैं तो उसके बाद अपनी मिल्टन की बॉटल में रेड बुल भरकर लेकर जाऊंगा, वो ना पीऊँ मैं आराम से बैठकर। किंग हेल्ड अ डेली दरबार एट विच ही हर्ड एंड रिजोल्व ऑल डिस्प्यूट्स। जो इनकम आती थी स्टेट को वो टैक्सेशन के थ्रू आती थी। लैंड टैक्स सबसे बड़ा सोर्स था रेवेन्यू का और उसको इराई बोला जाता था। अपार्ट फ्रॉम इट स्टेट पर टोल ड्यूटी ये सब लगती थी गुड्स का आने जाने के ऊपर। कस्टम ड्यूटी लगती थी जिसको सुंगम बोला जाता था। और ट्रिब्यूट्स और फाइन्स वगैरह भी लिए जाते थे। ट्रिब्यूट जनरली ट्राइबल वगैरह लोग या फॉरेस्टेड रीजन के जो लोग हैं वहाँ से, या फिर कोई कुछ दे गया सामान पास करवाने को, वो सब करके ये सब चीज़ें भी ली जाती थी और वसूली जाती थी। जो राजा और जो सैनिक थे वो एक हीरोइक एंकलेट्स पहनते थे जिसको बोला जाता था वीरा कजल। एंकलेट के ऊपर नेम और अचीवमेंट जो होता था जिसने जो पहन रखा है उसके ऊपर वो चीज़ें लिखी रहती थी। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप आईपीएस ऑफिसर हो और बैचेस लगे हुए हैं आपके। स्पाइस गुप्तचरों को यूज करा जाता था। दे वर यूज नॉट ओनली टू फाइंड आउट कि कंट्री में क्या चल रहा है, बट दूसरे देशों में क्या चल रहा है। कोई आक्रमण वगैरह करने का तो नहीं सोच रहा, कोई यहां आने का तो नहीं सोच रहा। आने का इन द सेंस कि अच्छे काम से भी कोई ट्रैवलर वगैरह आना तो नहीं चाह रहा। ये सारी चीजें
ताकि उसका आदर सत्कार से उसका वेलकम करा जाए और उसको रुकवाया जाए अगर कोई ट्रैवलर आ रहा है तो। वुंड इन द बैक वॉज कंसिडर एज ए डिसग्रेस। इसका मतलब समझ में आया? वुंड इन द बैक वॉज कंसिडर एज डिसग्रेस। यहां पर यह माना जाता था शत्रु से अगर शिकस्त भी होकर आ रहे हो, मार भी खाकर आ रहे हो, छाती में मार खाकर आओ, पीठ पीछे नहीं, पीठ के पीछे नहीं, वरना वो कायरता है, वो बदनामी है। गर्दन कटवा लो अपनी, लेकिन सामने से कटवाओ, छुरा भौंकवाकर पीठ पे मत आओ। ये यानी कि ये थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज लिखी हुई यहां पर, ठीक है। एंड देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ किंग्स कि उन्होंने व्रत रखा जब तक वो मर नहीं गए, ठीक है। किंग्स फास्टिंग अंडू डेथ बिकॉज दे हैड सफर्ड अ वुंड इन द बैटल। देख रहे हो इस वाली बात का, इस वाली लाइन का मतलब समझ में आया इस बात का कि अगर पीठ पीछे अगर वो कर आ गए तो एक तो उसको ह्यूमिलेशन माना जा रहा है, तो उसको बोला जाता था तुम्हारे रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बदनामी के सर के साथ सर झुकाकर तुम जी नहीं पाओगे। तो वो काइंड ऑफ संलेखना करने बैठ जाता था, मतलब संलेखना बड़ा हम कभी भी यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन काइंड ऑफ वो संलेखना करने बैठ जाता था कि अब मैं, जैसे कई लोग होते नहीं है वो इसी बात को लेकर के भाई हमारी क्या कहते हैं नाक कटवा दी, हमारी इज्जत चली गई, ये हो गई, फलाना हो गई। जबकि सबको पता रहता है भाई सोसाइटी में अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई खीखी की हुआ कर रहा है, ये सिर्फ आपके नज़रिए के ऊपर होता है। जो पर्सन बेशरम है तो सोसाइटी खुद बेचारा मुंह झुकाकर चली जाती है कि इसको फर्क ही क्या पड़ता है यार, फर्क ही क्या पड़ता है। दो किस्म की लड़कियां होती हैं हमारे देश में, एक जो सलवार कमीज सूट पहनती हैं, जिनकी चुन्नी भी अगर नीचे हो जाए तो उनको लगता है यार हम आज तो बड़ा ह्यूमिलेशन मेरा हो गया, और दूसरे तौर पर एक उर्वी जावेद घूम रही होती है जो ये कहती है अरे यार कपड़े इतने ज़्यादा क्यों हैं, शिट मैन। फिर बात करते हैं कोर्ट की। जो राजा का कोर्ट था इट वॉज कॉल्ड एज अरासवई, इसका जो कोर्ट दरबार था। किंग ऑक्यूपाइड अ सेरिमोनियस थ्रोन इन अ कोर्ट कॉल्ड एज अरियानई। कोर्ट के अंदर राजा तो था वो ऑफिशियल से घिरा रहता था, बहुत सारे लोग आते थे उससे मिलने, और कोर्ट बॉयर्स भी यहां पर होते थे। 5 ड्यूटी जनरली ऐसा माना जाता था कि अगर कोई गद्दी पर बैठा हुआ है तो 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे फुलफिल करनी पड़ेंगी। लर्निंग को इंकरेज करो, आप खुद भी ये मत मानो कि आप सब कुछ सीख गए हो। ऑलवेज हैव अ क्यूरियोसिटी कि आई हैव अ स्पेस एंड स्कोप टू लर्न मोर। अपने ऑफिशियल्स को सिखाओ और नई नई चीजें सिखाओ, नई नई स्किल सिखाओ। आर्मी कितनी भी सुप्रीम है, सारे वॉर जीत गई हो तब भी उसे सबसे सुप्रीम मत मानो। उसको नई नई स्किल, नई नई टेक्निक्स, नए नए वॉर षड्यंत्र सिखाओ। स्पाइस को नए नए तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सिखाओ। ये पहली ड्यूटी। दूसरी, रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करो। यूनिवर्स को, भगवान को, देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है, क्योंकि ये शासन उन्हीं की देन है, ये लाइफस्टाइल उन्हीं की देन है। किसी के भी काम से खुश हो गए हो तो उसे तोहफा दो, उसकी सराहना करो, आलोचना मत करो उसकी किसी की भी, तो तोहफे दो उसे। चाहे अपनी अंगूठी उतार कर दे दो, चाहे नेकलेस उतार कर दे दो, चाहे बाजूबंद उतार कर दे दो, या कोई भी ऐसी चीजें दो, अशरफियां दे दो, मोहरे दे दो, सोने के सिक्के दे दो, ताकि उसका हौसला बढ़े कि जब हम कोई अच्छा काम कर आते तो हमें प्रेज मिलता है। ना कि अंकिता उदय शेट्टी की तरह कि गुस्सा आ जाए और कोई पूछे सर ये लोग कौन थे तो चले गए, वो पानी में फेंक दिया जा पूछ कर। लोगों को प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी है एक राजा की, ये कर्तव्य है राजा का, और क्रिमिनल्स को पनिश करना। एम्बेसडर्स एम्प्लॉय करे जाते थे किंग के द्वारा, जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे। किंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स से असिस्ट होता था, और अलग अलग कमेटी अलग अलग काम सौंपने के लिए किंग बनाता था, जिसको हम लोग बोलते थे एम पेरुन गुजू। ये 5 मेंबर की कमेटी होती थी, और 8 मेंबर की कमेटी को बोला जाता था एन बीरायाम। अब आप खुद बताओ मुझे जरा,
जब तक हमारा मेंस है, ये फालतू की टर्म्स में हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए या कुछ भी ये करना चाहिए कि इसका ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका मतलब आपसे आइडेंटिफाई करना सीखो प्रीलिम्स में कि यार ये 5 मेंबर है, ये वो है। और वो भी सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि एक बार सुन लिया याद आ जाए तो ठीक है, वरना छोड़ दो, कौन कह रहा है उस क्वेश्चन को करो प्रीलिम्स के अंदर। और मेंस के अंदर ये लिखो ना, 5 मेंबर कमेटी और 8 मेंबर कमेटी, ये लिख कर आ जाओ। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां सोचने में उसकी स्पेलिंग क्या थी, क्या नहीं था, क्या नहीं था। एक आधा नंबर लेने के लिए देखो, आधा नंबर भी ना स्मार्टली निकाला जाता है पेपर के अंदर। कैसे? मैं ये मानता हूँ कि भगवान करे कि पेपर ऐसे ही आए कि जिसमें से इंसान को 18 क्वेश्चन आते हो मेंस में, 20 ना आते हो एक अच्छे प्रिपरेशन वाले को हर पेपर के अंदर, पेपर 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर। मेरा यही रहता है कि भगवान ऐसी वो करो कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो कि जो 2 क्वेश्चन है ना, ये मैं जानता हूँ कि दूर दूर तक कहीं नहीं था और इसको करने का मतलब है टाइम वेस्ट करना है, ये ब्लफ मारना है इसका मतलब। अब आपके पास बच गए एक क्वेश्चन को करने के, आपके पास 8 मिनट होते हैं लगभग, 8 + 8 16 मिनट आपके पास हो गए। अब जो आपने 18 आंसर लिखे हैं उनमें आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है उसका बॉक्स बना दो, जो इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हैं उनको अब आराम से कोट एंड कोट कर दो, अपने पेन से अंडरलाइन कर दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, आर्टिकल्स को, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को। ऐसे करते करते 18 क्वेश्चन में आपने जो अपना पेपर ये सजाया है ना टाइम बचाकर, आपको 18 में से ऐसा मान लेते हैं बहुत प्रैक्टिकल, 9 क्वेश्चन में आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है 4.5 नंबर एक्स्ट्रा। 3 पेपर में अगर ऐसा हो जाए कि आप ऐसे ही ये कर पा रहे हो तो इसका मतलब लगभग आपके पास 13 से 14 नंबर की रीड हो जाती है। और एक एक नंबर के ऊपर तो कभी कभार रैंक 7, 8 और 9 भी हो जाते हैं ऐसे, और आपके पास तो 14 नंबर की लीड आ गई। यानी कि अगर आप IRS की लिस्ट में भी हो ना, बहुत चांसेस है कि आप डायरेक्ट IAS की लिस्ट में जा सकते हो। ये स्ट्रैटेजी होती है मेंस में। मेंस में कभी कोई कितना भी पढ़ ले ना, ऐसे नहीं निकलता मेंस, ना ही प्रीलिम्स निकलता है, कोई स्टेट नहीं निकलती। और ये सिर्फ UPSC के लिए, हर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए लागू होता है ये, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स है। ये ब्लैक बॉक्स इन द सेंस कि लोग कितनी भी मेहनत करते हैं उनको ये लगेगा कि हमने करा था या हमारा हुआ नहीं, वो जड़ को नहीं पकड़ पा रहे ना कि है क्या चीज़ें। ट्रेडिंग और UPSC बिल्कुल सेम एक्टिविटी होती है, जिसमें आपको करंट पोजीशन को देखते हुए फ्यूचर प्रोडक्ट करना होता है, वो भी स्मार्ट तरीके से, साइंटिफिक बेसिस पर। ये नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग जाएगा जाएगा, ये भगवान बिटकॉइन बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, मैंने पैसे लगा रखे हैं, राइट जगह पे लगा रखे हैं तो वैसे भी बढ़ेंगे, और भगवान की कृपा रही तो और डबल ट्रिपल हो जाएंगे। हर चीज़ की साइंटिफिक स्टडी होती है। आर्मी, राजा की जो आर्मी है, इट कंसिस्टेड ऑफ 4 डिविजन्स, नेमली जो फुट सोल्जर्स होते हैं वो इन्फेंट्री, जो घुड़सवार होते हैं वो कैवलरी, हाथी और रथ सवार चैरियट फोर्सेस। आर्मी को बोलते थे पदई, जो चीफ होता था इस आर्मी का, आर्मी चीफ, उसको बोलते थे थनई, थलवियन। आपने एक चीज सुनी होगी ना, लुंगी डांस में जब वो इंट्रोडक्शन आता है, थलाइवा, थलाइवा, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करा जाता है साउथ इंडियन में टर्म, अन्ना या थलाइवा बोलो तो यही चीज है कि आप इस इंडस्ट्री के चीफ हो, यू आर द स्टार हु इज लीडिंग द इंडस्ट्री। वणकम थलाइवा। प्रोमिनेंट वेपन्स जो यूज होते थे इस पीरियड में, देवर तलवार, शील्ड, केदयम। शील्ड जानते हो ना, वो एक तलवार के साथ साथ कई राजा वगैरह पद्मावत में देखा होगा, एक गोला सा ऐसा कुछ यूज करते हैं जिसको हाथ में पकड़ना पड़ता है, ये प्रोटेक्टर कवर काइंड ऑफ। हाँ, वही जैसे वो एवेंजर्स की मूवी में दिखाते वो रेडिएशन सारी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, वो उसके पास कैप्टन अमेरिका के पास जो होता है वो, ठीक है। तोमारम, लैंस, स्पीयर्स, बोस, एरोस। तोमारन, हाँ बता रहा हूँ, सब्र रखो, ठीक है। इट इज मेंशन्ड एज अ मिसाइल टू बी थ्रोन एट द एनिमी फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब ये कैसी मिसाइल, ये मिसाइल कुछ ऐसी ही मत समझना कि भाई रॉकेट लॉन्च कर दिया वो कर दिया, हल्का सा गोला बारूद भड़के कुछ डिस्टेंस तक, मतलब एक साथ एक आर्मी में ना, सामने दुश्मन की, शत्रु की आर्मी में उथल पुथल पैदा करने की कोशिश करी जाती थी कि अगर ये मिसाइल अगर हाथी पर बैठे हुए उस राजा को लग गई जो कि लीड कर रहा है, राजा खत्म तो आर्मी का मनोबल खत्म।
तो वो वैसे ही विड्रॉ कर जाएंगे। पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर छोटा था उस टाइम पर, लेकिन हाथी पर बैठ के शत्रु की आंख पे मारा था तीर और आर्मी भाग गई थी वापस। किसके बीच में हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत? किसके? हाँ बताओ क्या कह रहे हो? किसके किसके बीच में लड़ा गया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? अकबर एंड हेमू के बीच में। और हेमू का ये पता है ना कि उसका तीर लगा था आंख में बड़ी जोर की। ये चीज है। और मैं उन धुरंधर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि वो जो इसके तीरबाज कौन थे इनकी आर्मी में मुगलों की, कि जिन्होंने वो मारा था। ये हम पढ़ेंगे पूनम दलाल थैया में। द प्लेस वेयर वेपन्स वर केप्ट वॉज नोन एज पदई कोटिल। जगह थी जहाँ पर मतलब काइंड ऑफ रखे जाते हैं, क्या कहोगे इसको, कोई कमरा टाइप ऑफ, मतलब ऐसा जहाँ पर ये रखे जाते थे सारे के सारे। गैरिसन टाइप, वेरी गुड, गैरिसन, हाँ ये वर्ड नहीं आ रहा था मुझे, गैरिसन। फोर्ट्स वर प्रोटेक्टेड बाय डीप मोड्स एंड ट्रेंचेस, यानी कि वही सारा चारों तरफ मतलब ये लगाना, स्पाई करना, देखना और जालियां वगैरह लगा देना, ठीक है। और वॉर ड्रम्स वर वर्शिप्ड एज डीटी, इनकी पूजन होता था। ये वाली बात तो आप गीता से भी जानते ही होगे। श्री कृष्ण जो है मतलब ये बहुत पवित्र मानते थे इन सब चीज़ों को, शंख बजाना और वो बजाना। और जब वॉर समाप्त होता था शाम को कि उसके बाद वॉर नहीं लड़ना, जैसे ही सूरज डूब गया तो शंख बजाते थे श्री कृष्ण कि आप कोई, आप अगर किसी ने चलाए तो ये मतलब अनएथिकल माना जाएगा अगर अगर आप किसी ने वेपन उठाया तो ऐसे ही जो वॉर ड्रम है इसकी पूजा होती थी कि ये ना वॉर ड्रम ऐसा है कि ये जो ध्वनियां गूंज रही हैं इस बैटल फील्ड में इस ड्रम की, ये धम धम धम, ये एक्चुअली अगर हम जीते तो ये हमारे जीत के नगाड़े होंगे। तो इस चीज को ना बड़ा पवित्र माना जाता था। ठीक है। लॉ एंड जस्टिस, किंग को माना जाता था एज द फाइनल अथॉरिटी फॉर अपील। ये कुछ साउंड सिमिलर कर रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा को बरकरार रखे तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट होता है। कुछ लग रहा है सिमिलर सा। फाइनल अथॉरिटी फॉर अपील कुछ ऐसे ही लिखा जाता है पॉलिटी की बुक में। इन द कैपिटल टाउन कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज कॉल्ड एज अभई। गांव के अंदर जो जस्टिस देते थे वो थे मंडरम। पनिशमेंट बहुत मतलब ऐसा नहीं होता था किसी को माफ कर दिया जाए, लाइट पनिशमेंट, छोटा मोटा वो डांट के मुर्गा बन जा, हाथ जोड़ ले, सॉरी बोल, ये नहीं, सीवियर। इवन अगर चोरी चकारी का कोई करते हुए पकड़ा गया सीधा फांसी। पनिशमेंट जो दूसरे क्राइम्स के लिए दी जाती थी वो ये दी जाती थी बी हेडिंग। बी हेडिंग को हम लोग गिलोटिन भी बोलते हैं और गिलोटिन एक पॉलिटी का टर्म भी होता है। म्यूटिलेशन ऑफ द ऑफेंडिंग लिम्स ऑफ द बॉडी। ऑफेंडिंग लिम्स ऑफ द बॉडी का मतलब यार ये है, ये इनका बड़ा इंटरेस्टिंग पनिशमेंट का केस होता था, दिल खुश हो जाता है इसको सुनकर। जैसे जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया में जैसे चुप चुप स्क्वायर है ना, जैसे वहां जाके वो पनिशमेंट दी जाती है, तो यहां पर क्या होता है म्यूटिलेशन ऑफ द ऑफेंडिंग लिम। ऑफेंडिंग लिम मतलब आपके जिस ऑर्गन का जो गुनाह है उसी को सजा मिलेगी सिर्फ। आप देखो राइट हैंड से अगर मतलब अगर चोरी करी हो, किसी ने पकड़ लिया और मेरे जो सोना जेवर था या कुछ भी था वो राइट हैंड में था किसी पर्सन के, तो राइट हैंड काट दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड में था, लेफ्ट हैंड काट दिया जाएगा। रेप करा है तो वो काट दिया जाएगा। ठीक है। ऑफेंडिंग लिम को सजा दी जाती थी। टॉर्चर और इम्प्रिजनमेंट एंड इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स, ये चीज। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? एंटायर किंगडम को हम लोग बोलते थे मंडलम। मंडलम डिवाइड होता था बड़े सारे नाडूज के बीच में। नाडू की भी सब डिवीजन को हम लोग कहते थे कुर्रम, यानी कि आप इसको ऐसा लग सकते हो मंडलम, नाडू, कुर्रम। और एक विलेज था, और विलेज क्लासिफाई होता था इनटू बिग विलेज पेरूर, स्मॉल विलेज सिरूर, ओल्ड विलेज मुदुर।
डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी पॉपुलेशन कितनी, साइज कितनी और वो पुराना कितना। पट्टिनम एक नाम दिया जाता था कोस्टल टाउन को जो समुद्र के किनारे। अगर यहां पर इधर इनमें से कोई भी A B C D ये सारे को बोला जाता था पट्टिनम। पट्टिनम एंड पूहर वॉज द जनरल टर्म फॉर द हार्बर टाउन। हालांकि उनका पोर्ट का स्पेसिफिक नाम था, लेकिन जर्नली ये सबके बारे में बताया जा रहा है वहां पर कि इट वॉज द जनरल टाउन फॉर द हार्बर। अब हार्बर किसको बोलते हैं? हार्बर और कोस्ट में फर्क क्या होता है? एक कोस्ट हार्बर कब बनती है? कोस्ट तो ये है ना, कोस्ट लाइन ये जो आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी इसका बॉर्डर, ये हार्बर कब कहूंगा मैं से? वेरी गुड, जब वहां पर शिप बनती हैं, शिप आती हैं, उसको कहते हैं हार्बर। ये देखो अंकिता, हम दोनों जा रहे हैं घूमने। इंपॉर्टेंट टाउन्स: पूहर, उरैयूर, कोरकई, मदुरई, मुजीरी, वंजी, करूर, कांची। ये हम सारे टर्म्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कौन सा था वो? तमिलगम। अब जो लैंड था ना, लैंड को क्लासिफाई करा जाता था फाइव फाइव फोल्ड डिवीजन में संगम सोसाइटी के अंदर। थिनई यानी कि ट्रैक्ट यानी कि लैंड, इट वॉज डिवाइडेड इनटू लैंडफॉर्म। 5 इको रीजन्स में डिवाइड होता था, 5 में। अब ये वाली जो टर्म है ना, हो सकता है आपके सामने पहली बार आए, लेकिन अब ये जितना स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, जब हम क्लासेस में बढ़ते जाएंगे, ये आपको बार बार देखेगा। ये चीज तो आप मान लो कि आपको बहुत अच्छे से करनी है। सबसे पहला होता था जो हिली रीजन होता था, जहां पर हंटिंग और गैदरिंग होती थी। लोग होते थे जहां पे कुरावर या कुराथियर, और यहां पर डीटी पूछी जाती थी मुरुगन, या मुर्गन भी कहते हैं इनको, या आज भी डीटी है बहुत पॉपुलर। यहां पर जो इको रीजन था, ऐसे इको रीजन को बोलते थे हम लोग कुरुंजी। और क्या मैं कह सकता हूं कि यहीं से वो फूल था इन सबका, जो आता है 12 साल में एक बार खिलता है, नीला कुरुंजी। बताता रहता हूं ना मैं, ये देखो। हाँ, अरे वो ये बहुत सारे टर्म्स ये उधर ना यूज भी करते हैं, क्विक गन, मुर्गन। और ये जो इनका ये डीटी होते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये पहले नीला कुरुंजी दिखा दूँ मैं आपको। ये कहाँ होता है? ये वेस्टर्न घाट्स इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। आ गया तमिलनाडु वर्ड, देखो आ गया ना। और ये हिली रीजन है कि नहीं है? और ये 12 साल में खिलने वाला एक बार फूल होता है। 2018 में खिला था, अब जाके 2030 में खिलेगा। दिखाता हूँ मैं एक सिंगल, ये यही फोटो मैंने आपको पहले आई थिंक पहले दिखाई थी। ये ठीक है। और मुरुगन डीटी, ये बहुत फोटो आप सबने देखी होगी पक्का। लॉर्ड सुब्रमण्यम भी बोलते हैं इनको। और यही हैं गणेश जी के भाई कार्तिकेय। अभी जो कार्तिक महीना गया, जिसमें सुबह 4 बजे उठ के नहाया जाता है, ऐसे बोला जाता है, विश्वास करा जाता है कि जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। एफर्मेशंस करनी चाहिए सुबह उठकर उन दिनों, ज़रूर मेडिटेशन करनी चाहिए, नहा धो लेना चाहिए टाइम से। कार्तिक जी का जो महीना होता है, बहुत विश पूरी होती है नदी के किनारे दिया वगैरह रखने से। ऐसा माना जाता है कि एक दिया 1-1 किलो सोने के बराबर होता है। ये यही होता है। ये मुर्गन कार्तिकेय जी हैं। अगर कंफ्यूज हो जाओ, जितने लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, तो ये लिख लेना। मैं इनको ऐसे याद करके लिख लेता हूँ जब भी होता है, गणेशास ब्रदर कार्तिकेय, तो याद आ जाता है मुझे। फिर फॉरेस्ट रीजन, जहाँ पर हर्टिंग होती थी, लोग यहाँ पर थे आयर और या फिर आईचियर, डीटी, मायोन। रीजन का नाम मुल्लई। मारुथम, रिवरीन ट्रैट, प्लेन
प्लेन रीजन, रिवरीन ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं उसको, रिवर्स जो सेडिमेंटेशन लेकर आती हैं उसी से प्लेन्स बनते हैं। एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट। उजावन या उजाथियर लोग, और गॉड इंद्र। नीथल कोस्टल रीजन, फिशिंग या सॉल्ट मेकिंग। पाराथवर या नूलथियार, गॉड यहां पर वरुण देवता। लास्ट पलई, पार्श लैंड, यहां पर हीरोइक डेट्स, वॉर वगैरह जो लड़े जाएंगे जनरली ऐसी खाली जमीन की भूमि पर। मारावर या माराथियार लोग, और कोत्राबई देवता। अब एग्जैक्टली अपर क्लासेस में तो कुछ और इनके नाम गिवन होते देवताओं के, मैं फिर भी आपको एक बार ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। मायोन एंड कोत्राबई। लेटे हुए विष्णु जी, कुछ किए। ये इंद्र देवता को आप जानते हो, वरुण देवता को आप जानते हो, और कोत्राबई दिखा देता हूँ मैं आपको। देवी, ये फीमेल डिटी, इन्हीं के नाम पर वो बलि जो सिर कट के डाला जाता है ना, जैसे उसका भैंस का या उसका, तो ये बलि काली माता ही है और क्या है। ये वॉर गॉडेस माना जाता है इनको। लड़ाई से पहले ना इनको पूज कर जाते थे ये रूलर्स पहले, ठीक है। आपने सुना है ना वो पद्मावत में अंकिता, वो शायद कपूर बकरा काटता है, जब वो बकरी की गर्दन काटता है तो वो वॉर जाने से पहले वो जय माँ भवानी, है ना, यही वैसे बड़े टाइम पे होता था, मेडिवल वेडिवल मॉडर्न तक बहुत टाइम तक चलता रहा है कि देवी देवता को ये हर हर महादेव बोलकर जैसे ये जाते थे, या फिर ये जय माँ भवानी, है ना, जय मातेश्वरी। तो अलग अलग रियासतों में अलग अलग परंपरा, जिसको भी वो मानते हो। लैंड को क्लासिफाई करा जाता था अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी। मारुथम, ठीक है, एक फर्टाइल लैंड था। मारुथम एक काफ़ी फर्टाइल लैंड था, एग्रीकल्चर एम्पियर होता था। इट प्रोड्यूस्ड, क्या क्या ग्रो होता था वहाँ पर, पैडी यानी कि राइस, चावल और गन्ना। रेस्ट ऑफ द लैंडस्केप एक्सक्लूडिंग नीथल, एक्सक्लूडिंग नीथल कोस्टल रीजन की अगर आप इसको कर दो, क्योंकि यहाँ पर तो फिशिंग और सॉल्ट मेकिंग की हो सकती है। इट वॉज कॉल्ड एज वानपूलम हार्डलैंड, और यहाँ पर होते थे दाल उगती थी और कुछ अनाज वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, ड्राई ग्रेन्स जो होते थे वो उगते थे, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक पूरी बात क्लियर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।